भारत पहुंचने वाला पहला नाविक कौन था? भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली 20 मई 1498 को वास्को डा गामा कालीकट तक पहुंचा और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोलिकोट केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वास्को डी गामा पहला यात्री था जो गोवा में आया था। क्या आर्यभट्ट ब्राह्मण थे? आर्यभट्ट नहीं। आर्यभट्ट और भट्ट का परंपरागत अर्थ है भाट या पंडित ब्राह्मण। आर्यभट्ट ब्राह्मण भले ही रहे हों, भाट कतई नहीं थे। वे सही अर्थ में एक वैज्ञानिक योद्धा थे। आर्यभट्ट का केवल एक ही ग्रंथ आर्यभट्टीय वर्तमान में उपलब्ध है। आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? उन्होंने सबसे पहले पाई पी की कीमत निश्चित की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्ठक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। 1 के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज मनोरापीक, नैनीताल एक खगोलीय वेधशाला का गठन उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 अप्रैल 1954 ई0 को वाराणसी में किया गया। तदुपरांत 1955 ई0 में नैनीताल एवं 1961 में अपने वर्तमान स्थान मनोरापीक में ले जाया गया। आर्यभट्ट के गुरु कौन थे? ये सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुआ थे। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट पुस्तक के कौन कौन से 4 भाग हैं? आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट प्रथम 476-550 ने की थी। दश गीतिका पाद गणित पाद खगोलीय अचर एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट्स तथा ज्या सारणी साइन टेबल गणनाओं के लिए आवश्यक गणित काल क्रियापाद समय विभाजन तथा ग्रहों की स्थिति की गणना के लिए नियम। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में क्या योगदान दिया? आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने ही शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। आज जिस क्षेत्र को खगोल नाम से जाना जाता है, यहीं पर आर्यभट्ट ने बीजगणित, अलजेब्रा, रेखा गणित, ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री के मूल सिद्धांतों की रचना की थी। आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा क्यों कहा जाता है? वे इन दोनों विषयों गणित और ज्योतिष के अध्ययन के लिए अशमक जनपद से पाटलिपुत्र पहुंचे। इन दोनों स्थानों के मध्य की दूरी हजारों मील थी। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित और ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू की। इसलिए आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला वर्ण से क्या तात्पर्य है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक हिंदी में क्या है? बीजगणितीय व्यंजक गणितीय कथन होते हैं, जैसे 3x जोड़ 4। उनमें बराबर का चिन्ह नहीं होता, जो उन्हें बीजगणितीय समीकरणों से अलग बनाता है। बीजगणित और इसके व्यंजकों को गणित की भाषा समझा जाता है और उनका उपयोग लोगों, विचारों, तत्वों और संरचनाओं के बीच संबंधों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया। भारत के प्रमुख खगोलशास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट के अलावा भी भारत में महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ हुए हैं। आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य जन्म 1114 ई, मृत्यु 1179 बौद्धियन 800 ईसा पूर्व, ब्रह्मगुप्त ईस्वी सन 598 में जन्म और 668 में मृत्यु, और भास्कराचार्य प्रथम 600-680 ईस्वी भी महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। वैदिक गणित का दूसरा नाम क्या है? इसलिए वैदिक गणित को मानस गणित भी कहा जाता है। वैदिक गणित के सूत्र उपसूत्रों आधारित विधियों के अभ्यास से गणित के कठिनतम प्रश्नों को हल किया जा सकता है।
कौन सी पुस्तक वेदों के निर्माण का वर्णन करती है और विभिन्न ज्यामितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है? इतिहास 628 ई के लगभग भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ के आधार पर विषय का नाम बीजगणित पड़ा। हिंदी की खोज कब हुई? हिंदी भाषा का आविष्कार कब हुआ था? हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं-8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। वैदिक गणित तथा शून्य के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है? शून्य का आविष्कार शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। खन ब्रह्मश यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में ख शब्द का प्रयोग हुआ है। ख शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। ज्योतिषादि ग्रंथों में ख को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के हैं। विटामिन डी का क्या नाम है? एल एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? सही उत्तर विटामिन डी है। यह किडनी द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। जिगर और गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं, जिसे कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। विटामिन डी का खोज कब हुआ? हमारे शरीर के लिए इतने उपयोगी और आवश्यक विटामिन डी की खोज 1922 में एल्म मैकॉलम ने की थी। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? विटामिन शब्द का नामकरण पोलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन की खोज किसने की थी और कब? विटामिन की खोज 1912 में कासिमिर फंक नामक एक बायोकेमिस्ट ने की थी। अपने एक प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन बी1 की खोज कब हुई थी? विटामिन खोज वर्ष व वैज्ञानिक का नाम 1929। विटामिन के एक फिलोक्विनोन की खोज हुई थी। 1910 विटामिन बी1 थायमिन की खोज हुई थी। विटामिन बी2 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हड्डी की बीमारियां, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग संबंधी बीमारियां, डायबिटीज, संक्रामक एवं सूजन संबंधी रोग, कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? The fat soluble vitamins are vitamin A, D, A, and K, so the correct answer is option C. विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, यह पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? अनीमिया। अगर आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी है तो इससे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कम होता है। हड्डियों में दर्द। विटामिन बी12 की कमी से हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है। डिमेंशिया। विटामिन बी12 की कमी से दिमाग को काफी नुकसान पहुंचता है। विटामिन बी1 का क्या कार्य है? इस सूची में एक जरूरी विटामिन है, विटामिन बी1 है। विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। विटामिन बी1 ग्लूकोज चयापचय मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है और तंत्रिका
मांसपेशियों व हृदय के ठीक काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। विटामिन बी 2 की कमी के लिए क्या खाना चाहिए? सबसे अच्छा आहार स्रोतों जैविक फसलों जिसमें से इसके अलावा में अन्य विटामिन राइबोफ्लेविन जायगा से प्राकृतिक पदार्थ हैं। गेहूं, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर और भी ऑफल विटामिन बी 2 के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। विटामिन बी 3 का दूसरा नाम क्या है? नियासिन, जो कि विटामिन बी 3 का ही दूसरा नाम है, शरीर के लगभग सभी भागों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन बी 3 का दूसरा नाम क्या है? नियासिन, जो कि विटामिन बी 3 का ही दूसरा नाम है, शरीर के लगभग सभी भागों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन डी की सबसे अच्छी दवा कौन सी है? हिमालयन ऑर्गेनिक्स कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक विटामिन D3 और B12-120 शाकाहारी टैबलेट। हेल्थ का एज के वाइटल्स विटामिन D3 2000 यू प्रतिरक्षा, मांसपेशियों की ताकत और पुरानी बीमारियों की रोकथाम के लिए 60 विटामिन D3 कैप्सूल। नाउ फूड्स एल आर्जिनाइन 500 मिलीग्राम्स 100 कैप्सूल। विटामिन डी के लिए क्या क्या खाना चाहिए? धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत धूप है। अंडे में पोषक तत्वों का भंडार होता है। गाय का दूध गाय के दूध में काफी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। दही खाने में दही जरूर शामिल करें। मशरूम में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? विटामिन डी शरीर में सूजन, जलन और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट देरी से ठीक होती है। 4 डिप्रेशन अगर आपको हर वक्त निराशा, तनाव या एंजाइटी महसूस होती है तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन फील होना, बात बात पर मूड खराब होना खून में विटामिन डी की कमी के संकेत हैं।